नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। ममता पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि संदेश खाली ममता की निर्ममता और बर्बरता का संदेश चीख चीख कर दे रहा है। ममता बनर्जी कान खोलकर सुन ले, संदेश खाली की महिलाएं अकेली नहीं हैं, उनके साथ पूरा देश और समाज खड़ा है। इन्हें न्याय मिलकर रहेगा। पश्चिम बंगाल की जनता इसका करारा जवाब देगी। हमने देखा किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के शाहजहां शेख जैसे असामाजिक तत्व संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व पर खतरा बने हुए हैं। उनके साथ जिस तरीके का सलूक हो रहा है, यह सच में बहुत ही संवेदनशील भी है और कष्टदायी भी है, दर्दनाक भी है। संदेश खाली में महिलाओं की इज्जत, आबरू और उनकी जमीनें बचाने के लिए वहां गई जांच एजेंसियां के अधिकारियों पर घातक हमला किया जा रहा है। ममता दीदी ने बंगाल को क्या बना दिया है। जहां रविंद्र संगीत गूंजना चाहिए था, वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। मैं समाचार देखता हूं, संदेश खाली की तलाशी के दौरान सीबीआई को 3 विदेशी रिवॉल्वर, पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 1 रिवॉल्वर, 1 विदेशी पिस्तौल, बंदूकें, कई गोलियां और कारतूस बरामद किए गए हैं। संदेश खाली में जनता की रक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को भी उतरना पड़ा है। इसी से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार किस तरह से अराजकता फैला रही है। क्या ममता जी जनता को डराकर, धमकाकर, उनकी जान लेकर चुनाव जीतेंगी? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंदो जैसे मनीषियों ने इस बंगाल की कभी कल्पना की थी? ममता दीदी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा करके चुनाव जीतेंगी, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। जनता आपको इसका करारा जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में भाजपा 35 से अधिक सीटों पर जीतेगी। संदेश खाली ममता की निर्ममता और बर्बरता का संदेश चीख चीख करके दे रही है। आज जब मैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर हूं, बंगाल के सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं और जनता से आह्वान करता हूं कि आप सभी संदेश खाली की पर ममता बनर्जी को जवाब मांगें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संदेश खाली की वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी में सस्पेंस लगातार जारी है। इससे जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं रायबरेली से, क्योंकि रायबरेली में अभी तक बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। प्रत्याशियों पर सस्पेंस जो है वह रायबरेली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से बरकरार है। प्रियंका के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हुई हैं। बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा जो है अभी तक नहीं की है। 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया जो है रायबरेली में शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक ना तो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा की गई है रायबरेली में, और ना ही बीजेपी ने अपने पत्ते प्रत्याशी के नाम पर खोले हैं। आज कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कांग्रेस कार्यालय को, तिलक भवन जो है उसे सजाया भी जा रहा है। हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली पर अब तक सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही तरफ से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से आज प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी। वहीं 5वें चरण में 20 मई को रायबरेली में मतदान होना है और 26 अप्रैल से ही यहां नामांकन की प्रक्रिया चालू है। बात करें यहां पर तीसरे मोर्चे पर बसपा की तरफ से ठाकुर प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। वो मैदान में नामांकन भर लिया है उन्होंने, लेकिन अभी तक दोनों बड़ी पार्टियां, दोनों नेशनल पार्टियों की तरफ से किसी भी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रायबरेली से ओम शंकर शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर शुक्ला, 26 अप्रैल से रायबरेली में 5वें चरण के चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन 2 बड़ी पार्टियां जिनके बीच कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है, बीजेपी और कांग्रेस,
दोनों की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो रायबरेली की परंपरा, कांग्रेस की परंपरागत सीट रायबरेली रही और यहाँ पे फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक जो है यहाँ की सांसद रही और अब की भी लोकसभा चुनाव में रायबरेली ही एकमात्र ऐसी सीट थी उत्तर प्रदेश में जिसने कांग्रेस की एक इज्जत बचाई थी, जिसको लेकर बीजेपी जो है पूरी रणनीति के साथ तैयार बैठी हुई है और वो कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा होने का इंतजार कर रही है। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो जो कल इनकी समिति की बैठक हुई है उसमें भी बेनतीजा रही और पूरा जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर सौंपा गया है। उम्मीद है कि 24 से 48 घंटे के अंदर जो है रायबरेली जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर सकती है। हालांकि जिस तरह से तिलक भवन को सजाया जा रहा है, उसका रंगरोगन किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना और प्रबल हो रही है। ओम शंकर, क्या वजह रही है कि अभी तक नामांकन का दौर शुरू हो गया है लेकिन कांग्रेस की तरफ से अपने पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं? ये सीट जो है यहाँ से सोनिया गांधी सांसद रही हैं, फिलहाल वो राज्यसभा से सांसद अब बन गई हैं, उन्होंने छोड़ दिया है रायबरेली की सीट जो है अब अपने दूसरे नेताओं के लिए। हालांकि यूपी के जो नेता हैं वो बार बार मांग कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो रायबरेली से उतारी जाए चुनावी लोकसभा में, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक नाम नहीं घोषित किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी का जो ये दावा है कि रायबरेली में कांग्रेस को हार का सामना न करना पड़े, इस वजह से सोनिया गांधी जो है राज्यसभा का टिकट कटा चुकी हैं, क्या ये डर है जिसकी वजह से अभी तक नाम जो है वो सामने नहीं लाया जा रहा है? बिल्कुल, राजस्थान से राज्यसभा जाने के बाद जो है वो रायबरेली की जनता यहाँ से दिल्ली भी गई थी और गांधी परिवार से मुलाकात करके जो है, क्योंकि यहाँ से बड़े भावनात्मक रिश्ते हैं, बड़े पारिवारिक रिश्ते हैं गांधी परिवार के, उन्होंने निवेदन किया था। यूपी कांग्रेस प्रभारी ने भी प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के लिए निवेदन किया है। हालांकि ये पूरा मामला जो है वो सोनिया गांधी और जो है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी जैसा कल मीडिया में बयान दिया कि 24 से 48 घंटे में रायबरेली जो है वो प्रत्याशी घोषित कर देगी कांग्रेस, लेकिन अब यहाँ से राहुल गांधी प्रत्याशी हो सकते हैं और प्रियंका गांधी अमेठी भी जा सकती है। इस पर भी एक बड़ा मंथन चल रहा है क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी पिछले चुनाव में अमेठी में हारे थे, उसको लेकर कांग्रेस जो है राहुल गांधी को पूरी तरह से वो सुरक्षित सीट देना चाहती है और इसके बारे में भी अभी कांग्रेस में मंथन चल रहा है। ओम शंकर, ये भी चल रहा है कि जो अमेठी की सीट है उस पर राहुल गांधी ही इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि कई दिनों से ये सब बात चल रही है कि अमेठी एक बार फिर से अमेठी का रुख कर सकते हैं राहुल गांधी, और वहां की जनता भी जो है ये डिमांड कर रही है कि राहुल गांधी जो है अमेठी से एक बार फिर इलेक्शन लड़े। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में नतीजा रही, पूरी गेंद जो है सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष के पाले में डाल दी गई है। और रही बात यूपी कांग्रेस प्रभारी और रायबरेली के लोगों की, तो इन्होंने निवेदन भी किया है सोनिया गांधी से कि आपके ही परिवार से कांग्रेस प्रत्याशी चाहिए। ओम शंकर शुक्ला, एक बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि बीच में ये बात चल रही थी, ये खबर बहुत तेजी से चल रही थी कि गांधी बनाम गांधी जो है रायबरेली में चुनाव हो सकता है। ये अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी के विरोध में जो है वो अब वरुण गांधी को टिकट दे रही है बीजेपी। इस मामले में क्या कुछ कहना है? और अगर वरुण गांधी बीजेपी का ये प्रस्ताव मंजूर करते हैं तो रायबरेली का मुकाबला किस तरीके का होगा? क्योंकि एक ही परिवार के दो लोग एक ही सीट के लिए लड़ाई करते नजर आएंगे, जहां बीजेपी में वरुण गांधी का कद छोटा होता नजर आ रहा है, उनकी सीट काट दी गई पीलीभीत की, और अब अगर वो प्रियंका गांधी के सामने पर्चा भरते हैं, नामांकन दाखिल करते हैं बीजेपी की तरफ से, तो रायबरेली के राजनीतिक समीकरण क्या कहते नजर आ रहे हैं? जी अलका, बिल्कुल बात करी जाए वरुण गांधी की तो वरुण गांधी ने 2 दिन का समय मांगा था, लेकिन अभी तक जो जिला स्तरीय भाजपा कमेटी है ये कहीं भी इस बात की जो है चर्चा नहीं कि वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी के प्रत्याशी घोषित होने का इंतजार कर रही है और बीजेपी जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने का इंतजार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एकमात्र सीट ऐसी है रायबरेली जिसमें कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव जीतकर सोनिया गांधी गई थी। तो पूरी नजर जो है भारतीय जनता पार्टी की और रायबरेली की 5 सीट पर लगा दी गई है। अब समय का इंतजार है, अगले 24 से 48 घंटों में दोनों पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया 26 अप्रैल से लागू हो चुकी है और जो 3 मई तक जो है ये चलेगी। तो कहीं ना कहीं जो है दोनों पार्टियों में कसमकस
है कि पहले प्रत्याशी कौन घोषित करता है, तो पहले आप और पहले आप के चक्कर में जो है ये देरी हो रही है। ओम शंकर, आपको नहीं लगता अगर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरती हैं रायबरेली से, तो कांग्रेस की तरफ से लगातार ये सीट जो है वो कांग्रेस के पास रही है, इसका एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिल सकता है, या फिर जिस तरीके से अमेठी में राहुल गांधी को पराजय का सामना करना पड़ा था, इसकी वजह से वो वायनाड चले गए थे। वायनाड की जीत की वजह से अमेठी में कम से कम राहुल गांधी की राजनीतिक इज्जत जो है वो बची हुई थी। कहीं प्रियंका गांधी के साथ यही कहानी तो नहीं लिखी जा रही है? यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी भी प्रत्याशी का नाम आगे नहीं किया गया है। नहीं, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि रायबरेली के लोगों का जो है वो गांधी परिवार से दिली लगाव है। और रायबरेली की बात करी जाए तो एम्स हो, लिफ्ट हो, RGPTI हो, जितने भी संस्थान है वो कांग्रेस के दिए हुए हैं, रेलकोच फैक्ट्री हो, तो कहीं ना कहीं ये लगाव आज भी देखा जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि रायबरेली से के जनता का लगातार जो है गांधी परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। हालांकि ये तो 4 जून को आने वाला परिणाम बताएगा, लेकिन बीजेपी किसको घोषित करती है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं बीजेपी की एक तरफ से, तो आप ये मान के चलिए चुनाव निश्चित दिलचस्प होगा। बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला, नजर बनाए रखिएगा, किसी भी वक्त रायबरेली सीट पर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो सकती है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि रायबरेली में बीजेपी कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस प्रत्याशी के सामने पेश करती हुई नजर आती है, और या फिर प्रियंका गांधी की तरफ से कांग्रेस की जगह किसी और को मैदान में उतारा जा सकता है, ये समय बताएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र लातूर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर जमकर हमला किया है। पीएम मोदी के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए प्रियंका ने कहा कि आज देश की जो सच्चाई है वो कहीं भी टीवी पर दिखाई नहीं दे रही है। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत पूरी नहीं पड़ रही है। आपके शिक्षित बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया, इसलिए कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं सवाल पूछती हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आपने 10 सालों में क्या किया है? आप कब तक कांग्रेस को कोसते रहेंगे? अगर आप जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं हैं, तो आप प्रधानमंत्री क्यों बने? कि आज जो इस देश की सच्चाई है वो कहीं टीवी पे नहीं दिख रही है आपको, ये आपके जीवन में दिख रही है। जो आपके जीवन की सच्चाई है, जो रोज सुबह उठ के आप मेहनत कर रहे हो और वो मेहनत पूरी नहीं हो पा रही है, जिन बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हो और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सच्चाई है। मेरी बहनें इतनी मेहनत करती हैं, रात को आखिर में सोती हैं, ये सच्चाई है। ये है इस देश की सच्चाई। आज चाहे आपको कोई भी कुछ भी कह ले, तो इस सच्चाई को पहचानो, और ये पहचानो कि जो सरकार में है वो आपको गुमराह कर रहे हैं। देखिए, 10 सालों में कुछ काम किया होता ना, तो उस काम के आधार पर आपसे वोट मांगने आते हैं। लेकिन आकर क्या कहते हैं? 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मान लेते हैं कुछ नहीं हुआ। ये IIT, एम्स, ये बड़े बड़े उद्योग, ये सब 70 सालों में नहीं बनाया, सब अभी बनाया होगा, मान लेते हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, आपने क्या किया है 10 सालों में? कब तक ये रट लगाए रखेंगे? कब तक बच्चों की तरह यही कहते रहेंगे कि भाई सब उनकी गलती है? अरे सब उनकी गलती है। कभी किसी परिवार के पीछे पड़ जाते हैं, कभी किसी पार्टी के पीछे, कभी कुछ गलत बोल देते हैं किसी के बारे में, सब किसी और की गलती है। भाई तुम्हें प्रधानमंत्री क्यों बनाया? अगर जिम्मेदारी लेने के काबिल ही नहीं है तो प्रधानमंत्री किस लिए बनाया? हम प्रधानमंत्री इसलिए चुनते हैं कि वो सुबह से शाम तक यही कहते रहे कि भाई जो मेरे पहले आए थे उन्हीं की सारी गलती है। वहीं लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के समापन के बाद सीहोर जिले के वैरुंदा नगर में कांग्रेस के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। आपको बता दें कि विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस ने भानु प्रताप शर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उम्मीदवार हैं। सीहोर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजरती ने इस दौरान कहा कि भाजपा ने अभी तक अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। उन्होंने गैस की टंकी के 450 रुपए में देने के वादे किए थे। किसानों के फसलों को जो दाम देने की बात कही थी, उन दामों पर भी खरीद नहीं की गई। ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं। 18 साल मुख्यमंत्री का शासन, 5 बार के सांसद, उनको अपने कार्यकर्ताओं पर यकीन नहीं, इसलिए उनको हमारे कार्यकर्ताओं को बुलाने की जरूरत पड़ रही है।
हम बता सकते हैं कि हमारा कांग्रेस संगठन कितना मजबूत है कि उनको माननीय शिवराज जी को अपने कार्यकर्ताओं में यकीन हट गया है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को दबाव डाल के, प्रेशर डाल के, लालच देके अपनी पार्टी बुला रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मैं हर कार्यकर्ता से हर गांव में जाकर यही बात पूछता हूं कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछिए कि ऐसे 5 काम बताइए कि 5 काम शिवराज जी ने क्या की है। वो कोई काम नहीं मिलेंगे। अगर आप पूछते हैं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोला तो नहीं खोला, मेडिकल कॉलेज खोला तो अभी उद्घाटन होगा, कब होगा पता नहीं। अगली खबर खनिया थाना के पोस्ट ऑफिस से जुड़ी हुई है, जहां पर आए दिन पोस्ट मास्टर की मनमानी से आम जनता परेशान हो रही है। ग्राहकों के प्रति पोस्ट मास्टर का जो रवैया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ग्राहकों से बदतमीजी से पेश आते हैं। ताजा मामला हाल ही में एक ग्राहक महावीर जैन की एक डाक पोस्ट ऑफिस से आई है, जहां पर पोस्ट ऑफिस से फोन पहुंचा कि तुम्हारी डाक आई है, पोस्ट ऑफिस से ले जाओ। जिसके बाद डाक लेने के लिए युवक करीब 8 दिन लगातार चक्कर काटता रहा। जब महावीर जैन फिर से पोस्ट ऑफिस पहुंचे तो पोस्ट मास्टर से डाक देने की बात कही। पोस्ट मास्टर ने इधर उधर ढूंढने के बाद डाक नहीं मिलने की बात कही। जिसके बाद जब महावीर जैन ने विरोध किया तो कहा कि मेरी डाक जब बहुत दिन पहले आई है उसे समय पर क्यों नहीं दिया गया, तो बदतमीजी की गई उनके साथ। महोदय, मेरा श्री विद्यापूर्ण इलेक्ट्रिकल्स के नाम से फर्म है, जिसका एटीएम कार्ड और चेकबुक ये पोस्ट ऑफिस में आया है। तो उन्होंने क्या करा कि मेरे को कॉल करा कि आप पोस्ट ऑफिस आ जाएं। आपको कॉल कब किया था? ये हो गए करीब हो गए 6-7 दिन। तो आप यहाँ पे जो सरकार ने आपको जॉब पे रखा है, किस लिए रखा है? काम करने के लिए रखा है, जनता के काम निपटाने के लिए। हाँ। और ये अभी भरत शर्मा जो यहाँ पे अवेलेबल था, वो बंदा वो कौन था? भरत शर्मा उनके पिताजी है। तो पिताजी मोहनलाल शर्मा है, वो मानसिक रूप से परेशान है, इसलिए उनकी जगह वो काम करता है। तो किसी को अधिकार है, अगर शासकीय जॉब में कोई हो और उसकी फैमिली को अधिकार है कि वो यहाँ आके उनकी काम कर सकता है? अधिकार हो या ना हो, वो एक सांत्वना के तौर पर उन्हें काम के लिए रखा नहीं, ये कानूनी तौर पर कहाँ तक सत्य है? नहीं, तो ये आप वरिष्ठ अधिकारियों से बात कीजिए, क्योंकि उनके पिताजी का हो गया था एक्सीडेंट और मानसिक रूप से विक्षिप्त है। एक बंदा है करीब वो 15 दिन से एक अपनी डाक के लिए दर दर भटक रहा है, वो क्या पूरा मामला है? इस बारे में तो डाक का अपने पास नंबर हो तब समझ में आएगा सर। ये तो आपके पास क्या डाक आई नहीं है वहाँ से? बिना स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के नंबर की अपन कुछ नहीं कर सकते। आप नंबर उपलब्ध कराएं तो अपन तो नाम से भी तो ट्रेस हो जाता है, नाम से जैसे आपका सिस्टम है, आप नाम से भी ट्रेस कर सकते हैं। उसमें वहीं मध्य प्रदेश सहित देश भर में लोकसभा के दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया। इसके बाद सभी पार्टियों का पूरा फोकस तीसरे चरण पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में सागर लोकसभा में सीधा मुकाबला है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस अपने अपने स्टार प्रचारकों के दौरे कार्यक्रम निरंतर जारी रख रहे हैं। इसी कड़ी में सागर लोकसभा के 8 विधानसभा में कांग्रेस के स्टार प्रचारक सुरेंद्र चौधरी प्रत्येक विधानसभा में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जन समर्थन देने की अपील की है। साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी बोला है। वहीं लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी और पीएम मोदी हैं, वहीं पीएम मोदी अपने हर जनसभा में कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर हमला करते नजर आ रहे हैं। अपने जनसभा में कांग्रेस पर एक बार फिर हमलावर होते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी हर तरफ देश में नेगेटिविटी फैलाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, हमारे संविधान का अपमान कर रही है। कांग्रेस और उसके साथी हर तरफ देश में नेगेटिविटी फैलाने में जुटे हैं। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, हमारे संविधान का अपमान कर रही है। इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा गोवा में कांग्रेस के कैंडिडेट ने भी किया है। इस खुलासे ने कांग्रेस की सच्चाई बता दी है। उसका हिडन एजेंडा बाहर लाए हैं कि देश का संविधान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। साथियों, ये वोट बैंक के लिए कांग्रेस की सोची समझी साजिश है।
और ये अकेली घटना नहीं है। देश को बांटने वाली बात कर्नाटका के कांग्रेस सांसद ने कही है। कांग्रेस की यही सोच है जिसके कारण 70 साल तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बना रहा, जिसके कारण देश सालों साल तक आतंकवाद की आग में जलता रहा। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।